संविदा पर काम करने वालों से लेकर चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव तक सारे लोग जो सरकारी व्यवस्था में काम करते हैं वो 1.5% लोग हैं। 98.5% आदमी तो सरकारी नौकरी में है ही नहीं, लेकिन वो 1.5% के लिए ही पूरे समाज को बांट के लड़ाकर हर आदमी उसी 1.5% में जगह पाने के लिए लड़ रहा है। लड़के तैयारी कर रहे हैं, जातियां संघर्ष कर रही हैं आरक्षण के लिए, गरीब आदमी उसमें मारामारी कर रहा है, पैसे वाला पैसा देकर उसी में घुसना चाहता है। लेकिन अगर आप ये मानिए कि जब 1.5% ही टोटल है, एक ही रोटी है, खाने वाले 10 हैं, तो 9 आदमी को तो भूखे रहना ही रहना है। तो अशोक पेपर मिल चालू हो जाए, उससे दरभंगा में रोजगार नहीं मिल जाएगा, 5000 आदमी को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन दरभंगा में तो लाखों लोग बेरोजगार हैं। बिहार में 2 करोड़ लोग, बिहार से 2 करोड़ लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने, पलायन करके। तो अगर सरकार कहती है हम 1 लाख लोगों को नौकरी दे दिए, तो भाई अगर मान भी ले, वो नौकरी का आंकड़ा झूठा है, लेकिन अगर 1 लाख आदमी को आपने नौकरी दे भी दिया तो भी 1,99,00,000 आदमी को तो कुछ भी नहीं मिला। तो जब तक यहाँ स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, लोगों के पढ़ाई और स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक किसी भी हालत में बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है, पलायन यहाँ से नहीं रुक सकता है। सर, एक सवाल था, जो कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम बने नहीं और उन्होंने बिहार के डीएनए को घटिया बताया है, इस पे विवादित बयान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आपकी हमारी ये दुर्दशा है कि हम लोग के बच्चों को मजबूरी में बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, तो जहां आप जाएंगे वहां के लोग आपकी इज्जत तो करेंगे नहीं। उन्होंने क्या कहा, कल किसी डीएमके के सांसद ने कुछ उत्तर भारतीयों के लिए कह दिया, ये बात तो बिल्कुल गलत है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो समाज आपको धनी तो बताएगा नहीं, अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको विद्वान तो कोई कहेगा नहीं। ये सही बात है कि कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको मूर्ख कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मूर्ख आदमी को कोई विद्वान तो नहीं कह सकता है। हमारे आपके भाई बंधु बाल बच्चे अगर वहां जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लोग आप पर, हम पर हंसेंगे ही। तो अपनी कमी, उन्होंने कहा, उसका पूरी तरीके से उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमको आपको अपना भी अवलोकन करना चाहिए कि अगर हम लोग अपने बच्चों को यही पढ़ा पाते, उनको यही रोजगार मिलता, तो कोई रेवंत रेड्डी की कहां हिम्मत पड़ती कि वो आकर यहाँ कुछ कर पाए। और जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, बिहार के लोगों की बुद्धिमत्ता का सवाल है, तो रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? उनके जो आका के आका होंगे वो भी बिहार के लड़कों से, हम ही से सलाह ले रहे हैं। तो बिहार की विद्वता की बात नहीं है, बात यह है कि हम लोग के ज्यादातर बच्चे जो है वो पढ़ाई के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में उन जगहों पर जाकर मजबूरी में काम कर रहे हैं। इसलिए लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, आपसे अभद्रता करते हैं, आपको गाली देते हैं, मारपीट करते हैं। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि बिहार में व्यवस्था को सुधारा नहीं जाए। आप रेवंत रेड्डी को मना कीजिएगा, कोई तमिलनाडु में कह देगा, तमिलनाडु को मना कीजिएगा, कोई पंजाब में कह देगा। और मीडिया में तो जब बड़े नेता बोलते हैं तो बात आती है, जमीन पर जब आप गए होंगे बिहार से बाहर तो हर जगह लोग कहता है। आप कहीं काम कर रहे हैं तो भी कहता है बिहारी, कहीं रेलवे स्टेशन पर जाइएगा वहां पर भी आपको गाली पड़ती है। लेकिन सबसे दिक्कत, दुख की बात यह है कि इतनी गाली सुनकर, इतना बेइज्जत होने के बाद भी बिहार के लोग सुधरने को नहीं तैयार है। तो कैसे नहीं कोई गाली देगा भाई? अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई आपको यही तो कहेगा कि आप मूर्ख हैं। तो ये आपकी भी तो जिम्मेवारी है कि आप उसको बताइए कि आप मूर्ख नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपकी पदयात्रा 12 जिले से होकर आई है दरभंगा। हाया घाट की कल आपने पदयात्रा किया हनुमान नगर होते हुए। यहाँ एक सड़क आपने देखा होगा जो सोहरा से निकलकर मिर्जापुर को जोड़ती है। कमीशन का भेंट चल रहा है, वो 40% की बात किया जा रहा है, कहीं कमीशन 30%, कहीं 35%। यह करप्शन को कैसे रोका जाएगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, कल हम उस पर आए हैं। लोगों ने बताया है कि जो वहाँ ठेकेदार था उससे 40% लोकल स्थानीय विधायक, लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक ने उनसे पैसा मांगा ठेकेदार से, ठेकेदार छोड़ छाड़ के भाग गया और सड़क की हालत जो है वो तो दिख ही रही है।
मैं जब से दरभंगा आया हूं, अभी मैं दरभंगा के स्थिति पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी पद यात्रा एक महीना यहाँ चलनी है, लेकिन जिन प्रखंडों से मैं होकर आ रहा हूं, हर प्रखंड में सड़क की स्थिति दरभंगा में मुझे लग रहा है कि शिवहर और कुछ सिवान के हिस्सों को अगर छोड़ दें तो सबसे ज्यादा खराब है अभी तक। मैं इस पर एकदम पूरे विश्वास से बात तब कह पाऊंगा जब पूरा दरभंगा में घूम लूं, लेकिन सड़कों की अभी तक बदहाली जो मुझे दिखी है पिछले 4-5 प्रखंडों में जहां हम गए हैं, वो मधुबनी के मुकाबले, मुजफ्फरपुर के मुकाबले, समस्तीपुर के मुकाबले ज्यादा खराब है। इतना मैं कह सकता हूं। आपने कहा भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, इसके लिए हम उन लोगों में से नहीं है कि खड़ा होकर कहेगा हम आएंगे तो भ्रष्टाचार रोक देंगे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए दुनिया भर में, पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार किन देशों में सबसे कम है और उन देशों ने भ्रष्टाचार को कैसे रोका है। दुनिया में सबसे ईमानदार समझे जाने वाले जो देश हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। वहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। उन देशों में भ्रष्टाचार को कैसे रोका गया? उन्होंने 4 चीज किए। पहला, ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। अगर आप गलत आदमी को चुनेंगे, आप चोर को, बदमाश को, डकैत को, ठेकेदार को अगर आप चुन कर लाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो चोरी तो करेगा ही करेगा। अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। बिहार में अभी जो व्यवस्था है, ये पूरी बिहार की शासन व्यवस्था को 2 नेता, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उनके 5 अफसर चला रहे हैं। सत्ता और संसाधन दोनों का इतना केंद्रीकरण कर दिया गया है कि 5 ही आदमी पटना से बैठ के निर्णय लेता है कि किसको कौन योजना बननी है, कौन योजना रुकनी है, कहां पैसा जाना है, कहां पैसा नहीं जाना है। इसीलिए आप हर जगह सुनते हैं भैया बिहार में बड़ा अफसरशाही है। तो पहला, ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। लोगों को जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, लोगों को अगर ये जानकारी हो कि भाई इतना पैसा आया है, इतना पैसा इस ठेकेदार को दिया गया है और इस चीज को इस तरीके से, बेहतर तरीके से इतने दिन में सड़क को बनाया जाना है। जनता की भागीदारी है ही नहीं। जनता को ये मालूम ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है, उनके लिए कौन सी योजना चल रही है, उनको क्या उससे लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और चौथा, बड़े पैमाने पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जैसे बिहार में मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। यहाँ पर नल जल योजना में हुए भ्रष्टाचार की चर्चा घर घर में है, हर आदमी बात कर रहा है। नल जल योजना को बनाते समय जो ये कितना हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर योजना को बनाते समय उसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होता, स्मार्ट मीटर लगा दिया गया होता, तो पटना से बैठकर आप ये देख पाते कि कब मोटर ऑन हुआ, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ, कितना पानी लोगों को मिला और कितना पानी बर्बाद हुआ। अगर आपने उस तकनीक का उपयोग किया होता तो आपको गांव-गांव में पूछने की जरूरत नहीं थी कि योजना चल रही है कि नहीं। पटना में बैठा हुआ एक कंट्रोल रूम बता सकता था कि आज कितने नल जल योजना में सुबह में 8 बजे मोटर चालू हुआ, कितने जगह मोटर चालू नहीं हुआ, कितने जगह पानी कितना डिस्चार्ज हुआ। इन 4 चीजों के समावेश से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया जाए। खत्म नहीं होगा, खत्म बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये आप मान लीजिए। ये जो कहता है वो झूठ बोलता है। लेकिन इन 4 चीज को अगर किया जाए, जनता ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे, जो लोग सत्ता में आए वो सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण करे, बड़े पैमाने पर जनता को सरकार के निर्णयों में, योजनाओं के बनाने और क्रियान्वयन में शामिल किया जाए और तकनीक का उपयोग हर स्तर पर किया जाए, तो बिहार में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। दुर्भाग्य ऐसा है सर कि जहाँ भी योजना होता है वहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगाया जाता है। भैया यही तो आपको जन भागीदारी की बात वही तो बता रहे, जब लोगों को पता ही नहीं है कि सड़क इस जगह से इस जगह के लिए इतना रुपया सैंक्शन हुआ, ये इसका ठेकेदार है और इनको इतने दिन में पूरा करना है, इसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी इनको 3 वर्ष की है। ये जानकारी लोगों को होगी तब तो उसमें कोई 2 आदमी जाकर पूछेगा। अभी तो लोगों को जानकारी नहीं, लोगों को यही नहीं समझ है ज्यादातर जगह कि ये सड़क पंचायत की है, ये मुख्यमंत्री संपर्क योजना है कि प्रधानमंत्री